नमस्कार साथियों, मैं शंकरलाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRT टेकन पर। साथियों, आज हम मैथ विषय के अंतर्गत घातांकों के नियम और उनके उदाहरण हैं वो पढ़ने वाले हैं। ये घातांकों के नियम हैं, ये कक्षा 8, 9, 10 की मैथ में भी हैं और साथ ही यदि आप बैंक के SSC, पटवार, UPSC, RPSC परीक्षा दे रहे हैं, साथ में ही जो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी लेवल 2 वालों के लिए भाषा 2 है, जो गणित विषय है उसमें घातांकों के नियम से संबंधित सवाल आते हैं और ज़्यादातर बच्चे हैं वो ये घातांक के सवाल हैं वो देख करके डर जाते हैं और उनको जो का त्यों छोड़ देता है। साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद में सबसे पहले अगर आप कोई सवाल करेंगे मैथ में तो वो घातांक का ही करेंगे, क्योंकि आपके ये नियम है वो पढ़े हुए नहीं है और अगर एक बार इन नियमों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो घातांक का प्रश्न है वो सबसे इजी है। तो साथियों, निवेदन है आपसे, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन और सीखते हैं घातांक के एक एक नियम को। देखिए, सबसे पहला नियम, चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ये पहला नियम है घातांक का, जिसमें दिया गया है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। यहाँ साथियों जो a है उसको हम मानेंगे आधार, बेस, और जो घात है वो यहाँ दी गई है m और n। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ संख्या है यानी आधार है वो तो समान है, लेकिन इनकी घात है वो अलग अलग है। यानी एक संख्या के घात यानी एक आधार के घात m लगी हुई है तो दूसरी तरफ दूसरी घातें है और गुणा की क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इस आधार को एक बार लिखेंगे और जो घात है उनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए, अब इस नियम को उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण देखिए, एक यहाँ दिया गया है 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ a लिखा हुआ था सूत्र में, तो ये a का मतलब है कि यानी यहाँ आधार है वो क्या है, 5 है। तो यानी अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 वाली संख्या है उसको तो हम एक बार लिख देंगे और जो ये घात है यानी पहली बार घात है इसके 1 लगी हुई है फिर 3 लगी हुई है तो इनको आपस में जोड़ के लिख देंगे। तो क्या आएगा, 5 की घात 4। अब 5 की घात 4 का मतलब है कि 5 है वो स्वयं से 4 बार गुणा होगी, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब जब इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास में आएगा 625। इसी तरह से आप अन्य और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। यह आ गया तो यहाँ डायरेक्ट आप लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों घातों को आपस में जोड़ के लिख देंगे, 2 की घात 7। अब 2 को स्वयं से 7 बार गुणा कीजिए और उनका गुणा करके आप लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका पहला नियम। अगर समझ में आया है तो नीचे थम्स अप करके अपनी सहमति है वो प्रदान कीजिए, हमें मोटिवेशन प्रदान कीजिए। हम आपके लिए फ्री में इतना कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना का फर्ज है वो आपका भी बनता है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। और दूसरा नियम ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वही है, आधार समान है, घात अलग अलग है, लेकिन पहले नियम में यहाँ क्रिया हो रही थी गुणा की और यहाँ क्रिया हो रही है भाग की। तो आपको कुछ नहीं करना है, बराबर में भी वही रखना है, आपको आधार समान रखना है और भाग की क्रिया होने पर यहाँ आपको माइनस कर देना है, यानी पहली जो घात है m है उसमें से n को घटा देना है। वहाँ जब गुणा की क्रिया हो तो हमें क्या करना है, घातों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है, घातों का
योग करना है, और अगर भाग की क्रिया हो तो घातों का घटाव हमें करना है, घातों की बाकी हमें करनी है। चलिए हम इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ दिया गया है 5 कोष्टक y की घात 9 भाग y की घात 5 बराबर है। अब इसको हम सरल करेंगे। यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसको जो का त्यों रख दीजिए। यहाँ y की घात 9 भाग y की घात 5, तो क्या करेंगे, y को एक बार लिख दिया। अब 9 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये 5 जो का त्यों, और y की घात 4 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो y 1 की घात m भाग 1 की घात n है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 की घात m बटा 1 की घात n। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो भी वही है, a को एक बार लिखें और घातों को आपस में घटा दें, यानी अंश वाली घात है उसको हर वाली घात में से घटा देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल में है वो इसी तरह से क्वेश्चन है वो लिखे हुए आएंगे। तो ये हो गए आपके 2 नियम। चलिए तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम ये रहा, यहाँ आधार है वो समान है, समान तो क्या है, आधार एक ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ घात के घात लगी हुई होगी। एक घात है वो कोष्टक के अंदर रहेगी, एक घात कोष्टक के बाहर रहेगी। यानी जब घात के घात लगी हो तो आधार को एक बार लिख के और उन दोनों घातों का आपस में गुणा कर देंगे, यानी कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर जो दोनों घात है उनका हम आपस में गुणा कर देंगे। चलिए समझते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। जैसे यहाँ y आधार है और उसके घात लगी हुई है 2, फिर कोष्टक बंद करके कोष्टक के बाहर घात लगी है 6, तो हम y को एक बार लिखेंगे और 2 को 3 से गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणा 6, तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, y की घात 12। अब देखिए नेक्स्ट नियम बड़ा ही इजी है। अगर किसी भी संख्या के घात 0 लगी हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यह आपका चौथा नियम है, चाहे 1000 है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे 2 के अगर घात 0 लगी है तो उसका मान भी 1 है, 3 के घात 0 लगी है तो उसका मान भी 1 होगा, और 1000 के अगर घात 0 लगी है तो उसका मान भी 1 ही होगा। यानी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका मान है अगर उसकी घात 0 लगा दी जाए तो 1 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए पांचवा नियम है ऋणात्मक घात का। यानी अगर किसी भी संख्या के घात अगर ऋणात्मक लगी हुई है, माइनस की लगी हुई है, तो हम उसको इस रूप में लिखेंगे 1 बटा 1 की घात m। यानी जैसे ये 2 है, इसके घात 3 माइनस लगा दी तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लिखेंगे, फिर बटा के नीचे लिख देंगे इस संख्या को 2 की घात 3। और अगर ये हो कि इस के नीचे भी कोई संख्या दी हुई है 2 के घात -4, तो फिर क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 को ऊपर लिख देंगे, 2 की घात 3 को नीचे लिख देंगे, और इनकी जो माइनस वाली घात है उसको हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 4, ये हो जाएगा। यानी ये माइनस वाली घात है, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे तो वो धनात्मक हो जाती है। यानी नीचे वाली है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, इस तरह से इसको कर देंगे तो वो धनात्मक घात हो जाएगी। अब एक उदाहरण से और समझ लीजिए आप। जैसे 2 की घात -2 है तो हम इसको लिखेंगे 1 बटा 2 की घात 2, और इसको सरल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 4। अब देखिए नेक्स्ट नियम की बात हम करते हैं, और ये नियम है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कम लोगों को इस नियम का ज्ञान है। तो यहाँ देखिए 1 की घात अगर किसी भी संख्या के अगर बटा में घात दी हुई है तो क्या करेंगे, जो बटा के ऊपर संख्या है वो तो लिखेंगे हम बाहर, और जो बटा के नीचे संख्या है उसको हम ये वर्गमूल का निशान लगा करके उसमें यहाँ लिख देंगे। जैसे 2 बटा 3 घात है तो यानी ये m है और ये n घात है, तो ये n घात है वो तो इस आधार के यहाँ लिख देंगे, और जो m घात है उसको कोष्टक के बाहर लिख देंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको।
ये संख्या दी हुई है, जैसे 125 है, इसको इस तरह से मानिए आप 2/3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये 125 है, इसका तो हम लगा देंगे ये वर्गमूल का निशान। और अब ये जो नीचे वाली संख्या है, यानी बटा के घात में जो बटा की संख्या है उसको यहाँ लिख देंगे, और फिर कोष्टक लगा करके ये जो ऊपर घात है इसको हम कोष्टक के बाहर लगा देंगे। अब इस वर्गमूल में घात 3 का मतलब है कि हमें इस संख्या घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने का मतलब क्या हुआ, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है इसके 125 के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। और घनमूल निकालने का मतलब है कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 3 का समूह बनाइए और समूह में से एक अंक को ले लीजिए। तो यहाँ ये 5 गुणा 5 गुणा 5 है, उसका घनमूल निकालेंगे हम तो आ जाएगा 5, और इस 5 के फिर ये घात 2 लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से करके बताया गया है। तो यानी जब किसी भी आधार के घात बटा में लगी हुई हो तो उसको इस तरह से ही सरल करना है। यह हो गया छठा नियम। इसके बाद में एक और लास्ट नियम है, वो और समझ लीजिए आप। अगर कोई भी संख्याएं दी हुई हैं, यानी आधार है वो अलग अलग दिया हुआ है लेकिन उसके घात है वो समान लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो आधार वाली संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करके लिख देंगे और घात को एक बार लिख देंगे। एक उदाहरण से इसको समझिए आप। जैसे ये दिया गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो यहाँ देखिए 3 घात है वो तो समान है, लेकिन आधार यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इस आधार को हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और ये घात एक बार लिख दी तो 6 की घात 3। अब 6 की घात 3 का मतलब है कि 6 है वो स्वयं से 3 बार गुणा होगी, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, और बराबर में इसको जब सरल करेंगे तो आ जाएगा 216। तो साथियों ये थे आपके 7 इन घातांकों के नियम। अगर ये 7 नियम आपने अच्छी तरह से समझ लिए और इनको अप्लाई करना, यदि आपने सवाल में अप्लाई करना सीख लिया तो घातांक का नियम आपका, घातांक का जो सवाल है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और एक बार समझ में आने के बाद में पेपर खोलते ही आप सबसे पहले घातांक वाला सवाल ढूंढेंगे कि सबसे पहले मैं घातांक वाला सवाल है वो करता हूँ। चलिए अब इन सारे नियमों को हम सवाल में किस तरह से अप्लाई करें वो हम एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। सवाल आपके सामने दिया गया है, 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बट्टे 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। साथियों एकाग्रचित्त होकर के आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस सवाल में सारे के सारे नियम हैं वो अप्लाई होने वाले हैं, और आपकी जो परीक्षा है उसमें भी इसी तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जितनी भी घात हैं वो धनात्मक होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक घात हैं तो सबसे पहला काम हम उनको धनात्मक घात में परिवर्तन करेंगे। और धनात्मक घात में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, अगर बट्टा के ऊपर किसी संख्या के ऋणात्मक घात लगी हुई है तो उसको बट्टा के नीचे ले आइए और नीचे वालों को ऊपर ले जाइए, बस हो गया आपका धनात्मक वाला काम। तो यहाँ देखिए ये 5 के घात है, 3 के घात -5 लगी हुई, इसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे। तो ये सबसे पहले आप बटा लगा दीजिए, और ये 3 की घात है -5 है, इसको नीचे लिखते ही ये धनात्मक हो जाएगी। और गुणा यहाँ देखिए ऊपर वाले में 10 के भी घात -5 लगी हुई है, तो इसको भी हम नीचे की तरफ लिख देंगे और माइनस का चिन्ह हटा देंगे। और ऊपर क्या बचा, फिर गुणा 125 बचा। ठीक है, अब बटा के नीचे की तरफ आइए आप। यहाँ देखिए 5 की घात -7 है, तो अब इसको धनात्मक बदलने के लिए ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये 5 की घात 7 हो जाएगी। और यहाँ 6 के भी -5 घात लगी हुई है, तो इसको भी हम ऊपर की तरफ लिख देंगे। अब ये घात हो गई आपकी सारी धनात्मक। एक काम हो गया आपका, सबसे पहले हमने क्या किया, धनात्मक घात के रूप में परिवर्तित किया।
जो घाते हैं उनको हमने धनात्मक बना लिया। अब इसके बाद में दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ जो संख्याएं दी हुई हैं वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी एक संख्या को भाज्य संख्या रख लिया तो आपका आंसर है वो वहीं गड़बड़े हो गया। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें स्वयं और एक उसी संख्या का भाग जाता हो, एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7 और 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए 3 है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। तो चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ देखिए 125 है, वो भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो 5 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 125 आता है। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह लिख देते हैं 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। और यहाँ देखिए अब 6 है, वो भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 की जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3 को गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 के घात 5 लगी हुई थी तो ये 5 घात है वो इन तीनों दोनों के लगा देंगे, 2 के भी 5 घात लगा देंगे और 3 के भी 5 घातें लगा देंगे। अब चलिए बटा के नीचे की तरफ चलते हैं। 3 अभाज्य संख्या है, इसको जो कहते हैं लिख दीजिए, 3 की घात 5 गुणा, अब 10 है वो अभाज्य संख्या नहीं है तो यहाँ इसकी जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 5। अब ये 2 और 5 दोनों अभाज्य हो गई। अब ये 10 के घात 5 लगी हुई थी, ये दोनों के लगा देंगे, 2 के भी 5 लगा देंगे और 7 के भी 5 के भी 5 घातें लगा देंगे। अब देखिए बटा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान अंक देखिए, समान आधार देखिए। यहाँ देखिए 2 है और नीचे भी 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 5 बटा 2 की घात 5। यह आपका बटा वाला यानी भाग वाला जो मैंने नियम बताया था वो यहाँ अप्लाई हो गया। फिर देखिए गुणा, ऊपर देखिए 3 है तो 3 की घात 5 और बटा नीचे भी 3 है, 3 की घात 5, यह हो गया दूसरा कोष्टक। फिर दोबारा से गुणा, यानी ये बटा में है तो बटा में यानी ये बटा लगा दिया तो ये आपस में गुणा हो रही है तो इनको गुणा में लिख दिया। अब 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में 5 अभाज्य संख्या देखिए। अब यहाँ देखिए 5 2 बार है तो ये आपका जो पहला ही नियम मैंने आपको बताया था, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो आधार को तो लिखेंगे एक बार और इन घातों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 3 और 5 को हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 घातें हो जाएंगी। तो 5 की घातें 10 और बटा देखिए नीचे 5 के घात कितनी है? 5 के घात 5 है तो 5 के घातें 5, ये हो गया इतना। अब इसके बाद में देखिए मैंने नियम आपको बताया था 1 की घात m बटा 1 की घात n, तो इसको सरल करेंगे तो 1 को एक बार लिखेंगे और m में से n को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 2 आधार है वो क्या है? समान है और घात क्या है? घात यहाँ m और n है यानी यहाँ समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार को एक बार लिखिए आप और घातों को आपस में घटाइए, 5 माइनस 5 गुणा, आगे भी आधार समान है, 3 को एक बार लिखिए और घात में से घात को घटाइए, गुणा यहाँ भी आधार समान है, 5 लिखिए और 10 में से 5 घात को घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 की घात 5 माइनस 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 0। और अब यहाँ आप क्या करते हो कि ये तो हो गया 0 हो गया तो कट गई है संख्या, और यही आपका सवाल है वो गलत हो जाता है। यानी घात है वो आपको पूरे यानी घटा करके 0 लगाना है। अब 0 लगाते ही जो 0 वाला नियम है वो आ गया यहाँ। अब यहाँ भी 3 के घात 0 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी 5 के घात 5। अब देखिए 2 की घात 0 होने का मतलब क्या हुआ? चलिए यहाँ लिख देते हैं। एक नियम मैंने आपको बताया था, चौथा 5वां नियम आया था कि किसी भी संख्या के अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो गया। और गुणा 3 के घात 0 का मतलब भी क्या हो गया? 1 हो गया। अब बचा 5 की घात 5, तो इसको हम 5 बार लिख करके, 5 है वो स्वयं 5 बार गुणा होगा तो इसको 5 टाइम हम इस तरह से लिख देंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125,
और फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 है उसको 125 से गुणा करके लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो 25 पंजे 125, असल की 12 और 25 दूनी 50, 50 और 12 62, असल की 6 और 25 और 6 हो जाएगा 31। तो 3125 है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आशा है आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस सेशन को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। साथियों, इससे संबंधित आपको जो भी सवाल है, मैं किसी तरह कोई कमेंट है, किसी तरह की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।